Assalamu alaikum and welcome to our latest episode of Talking the Talk with Saad Khan, and we have an esteemed guest with us, Mr. Shahid Metla Saab. Sir, thank you so much for giving us the time and giving us the opportunity to interview you. And I know आपका बड़ा busy schedule रहता है, लेकिन thank you so much, sir, for being a guest on our show. Thank you, sir. Layer is entirely mine, साद खान साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। तो सर, सबसे पहले जो मैं सवाल आपसे करने लगा हूँ वो सवाल शायद जर्नलिस्टिक सर्कल में सभी के जहन में है और सभी इसका जवाब सुनना चाहते हैं कि इज देयर अ फोर्थ एपिसोड कमिंग ऑफ योर इंटरव्यू विद जनरल बाजवा। हाँ चले, शुक्र है आपने ये वाला सवाल पूछ लिया। मैं कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था कि लाइक ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड और ये और वो। चौथी जो एपिसोड है उसके बारे में तमाम दुनिया बड़ी मुंतजर भी है और काफी पुरतजस्सुस क्यूरियस भी है। किसी भी जगह पे जाऊं, मेरा तो आजकल रेस्टोरेंट्स पे बैठना मुश्किल हुआ हुआ है। सर बताइए, आपकी एपिसोड कब आ रही है? डर गए हैं, दुबक गए हैं, छुप गए हैं, क्या हुआ है? इस तरह के सवालात होते हैं। बल्कि बड़े सीनियर जर्नलिस्ट भी इसी तरह के सवाल पूछ रहे होते हैं। अब मुझे एक बहुत बड़े एंकर कल कह रहे थे जो डर गया वो मर गया, और डर गए हैं, इस तरह का शुगल मेला लगा रहे थे। तो वो साथ साथ इंशाल्लाह चौथा एपिसोड बिल्कुल आएगी, और उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करें, 10-11 दिन हो गए। और और जब एक इंटरेस्टिंग बात जो मैं समझता हूँ आपके साथ जरूर शेयर करनी चाहिए, शायद एक आध जगह पे पहले भी शेयर हो चुकी है, वो ये थी कि सारे लोग मुझे ये कह रहे थे कि जी वो टाइमिंग आउट हो जाएगी और फिर टाइम लैप्स कर जाएंगे और इस तरह का हो जाएगा, उस तरह का मामला हो जाएगा, इंसिडेंट से को रिलेट नहीं कर सकेगा, रेलिवेंस नहीं रहेगी, रेजोनेंस नहीं कर सकेगा आपका कंटेंट, ये वो लेना देना। तो मैंने उनको कहा था बेफिक्र हो जाइए, जब भी आएगा, जब भी मेरा कंटेंट आएगा वो इसी तरह से कोहराम मचा देगा और इसी तरह से तूफान बर्पा कर देगा। तो लाइक इसी तरह का शोर शराबा, और आपको जो इक़्तिदार के ऐवान है इसी तरह से हिलते नजर आएंगे, फड़फड़ाते नजर आएंगे। वी ऑल होप के जल्दी आप उसको रिलीज करें ताकि हम मजीद इंफॉर्मेशन हमें मिले। अच्छा सर, कमिंग टुवर्ड्स द मोर प्रेजेंट इश्यूज, एक अभी आप ने अभी आज की लेटेस्ट खबर है कि वो प्राइम मिनिस्टर जो है आजाद कश्मीर के, उनको जो है वो क्या कहते हैं डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। और उसके अलावा ये जो हमें ये दिखने में आ रहा है, नजर आ रहा है कि एक जो पॉलिटिकल बहरान है ये मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है। इसका कोई अभी एट सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा, इलेक्शन भी होते हुए नजर नहीं आ रहे। गवर्नमेंट जो पीडीएम की है वो डटी हुई है कि हम इलेक्शन नहीं कराएंगे, और इमरान खान साहब ने अभी धमकी भी दी है कि अगर इलेक्शन नहीं कराए तो आवाम सड़कों पे होगी। तो इस प्रेजेंट पॉलिटिकल क्राइसिस का मतलब कोई कोई सोल्यूशन है या हम हैव वी रीच्ड अ पॉलिटिकल डेडलॉक? देखिए साहब साहब, सोल्यूशन बिल्कुल मौजूद है, और सोल्यूशन तो किसी भी चीज का आपके आसपास मौजूद होता है और हर इंसान को पता होता है कि लाइक मैं और आप अगर इसको बिल्कुल माइक्रो स्केल पे लेके आए तो अगर जो प्रॉब्लम्स हमारे इर्द गिर्द होती हैं तो हमें पता होता है कि इनका क्या सोल्यूशन है और किस तरह से हम इनको ओवरकम कर सकते हैं। बुनियादी बात होती है कि विल है, विश है, और हम क्या उस सोल्यूशन को, उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए कोई सैक्रिफाइस कर सकते हैं, अपनी ईगो को खत्म कर सकते हैं, और जो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं सो कॉल्ड, उनको हम एक तरह से ओवरलैप कर सकते हैं, नहीं कर सकते, और क्या उनको सैक्रिफाइस करने की पोजीशन में है। तो ये इस तरह का सिलसिला होता है। तो वो अगर जब तक आपके पास एक तरह से सेल्फलेस लीडरशिप नहीं होगी तो ये प्रॉब्लम्स तो वहीं के वहीं रहेंगे। दूसरी बात जो आजाद कश्मीर के वजीर आजम के हवाले से आपने की, देखिए ये मैं इसको अदालती गुंडागर्दी कहूंगा कि आप देखें एक सियासतदान को एक अरसा इतराज लगता है, उसकी 30-40 साल की, समटाइम्स 50 साल की तपस्या होती है, और फिर उसके बाद जाके वो वजीर बनता है। और समटाइम्स तो ऐसा भी होता है कि 25-30 के साल के बाद जाके वो रुकने असेंबली बनता है। लेकिन अदलिया का जब भी जब भी दिल करे तौहीन अदालत, जिसका महज़ब माशरों में वजूद ही नहीं है, इस कानून का वजूद नहीं है, महज़ब माशरों में इस तरह के कानून का तसव्वुर भी मौजूद नहीं है। तो आप उस एक लंगड़े लूले कानून का, जिसकी आइन में भी गुंजाइश नहीं मिलती है, और फ्रैंकली आप आइन अगर देखेंगे तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। तो उसका आप सहारा लेते हैं और एक 30-40 साल की प्रैक्टिसिंग पॉलिटिशियन को आप घर भेज देते हैं मामूली सी बात पे कि उसने आपको बुरा क्यों कह दिया। भई आप टैक्स पेयर्स की मनी से आप पैसे ले रहे हैं, टैक्स पेयर से आप पैसे लेते हैं। अगर आपको
और आपके काम को किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया तो इसमें हरज क्या है। और लाइक आप चूंकि रियासत के नुमाइंदे भी हैं और रियासत के मतहत भी हैं, रियासत के खादिम भी हैं, रियासत के मुलाजिम भी हैं, तो अगर कोई भी आदमी आम शहरी भी आप पे तनकीद कर सकता है। और जो ऐसा आदमी जो इतने आला मनसब पर फायज हो, अगर वो बात करता है, उसके अपने भी ग्रीवेंसेस हो सकते हैं, अवाम के भी ग्रीवेंसेस हो सकते हैं, जो अरकान असेंबली होते हैं उनके भी ग्रीवेंसेस हो सकते हैं, 100 तरह के और मसले मसाइल हो सकते हैं कि अगर उसने आपके बारे में कोई बात कह दी, सख्त बात भी कह दी, तो इसमें हरज ही क्या है। आपको दरगुजर करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ लाइक जानबूझ के एक टेलीफोन कॉल पे वजीर आजम को घर भेज दिया जाता है। ये इंतहाई शर्मनाक रवायत है। ये बिल्कुल ऐसी रवायात का खात्मा होना चाहिए और ऐसी रवायात की हौसला शिकनी ना सिर्फ होनी चाहिए बल्कि उनको चैलेंज किया जाना चाहिए और किसी भी तरह से। तो फिर आप फिर जब इस तरह का मामला होता है साथ साथ, वहां फिर इमरान खान साहब हमें सही दुरुस्त समत में जाते नजर आते हैं कि जिस तरह से वो कानून की धज्जियां उड़ाते हैं और जिस तरह से वो कानून के ऊपर से पश्त डाल देते हैं और बालाए ताक रख देते हैं हर चीज। वो अदालत की इज्जत और नामूस की भी परवाह नहीं करते हैं, वो कानून और आयन की भी परवाह नहीं करते हैं, वो जो माशरती इक़्तिदार और रवायात हैं उनकी भी परवाह नहीं करते हैं, और वो जबरदूस एक तरह से कर देते हैं, बुलडोज कर देते हैं, थ्रैश करते हैं, स्मैश करते हैं सिस्टम को। तो वो फिर हमें दुरुस्त नजर आते हैं। उनको जिस तरह से उन पे मुकदमे बनाए गए तो उन्होंने उसी तरह से उन्होंने जवाब दिया, उसी धौंस गुंडागर्दी से इमरान खान साहब ने जवाब दिया। तो वो हमें फिर सही नजर आते हैं कि वो जो उनकी रवश है या उनका जो तरीकाकार है, जो उनका इकदाम और अमल है, वो हमें फिर मुनासिब नजर आता है। जिस तरह से हम ज्यादती देखते हैं कि भाई मामूली सी बात पे आप एक मुल्क के, आप रियासत के वजीर आजम को या वजीर आला, और पाकिस्तान में भी ऐसा होता रहा है मुतअद्दिद मरतबा, अभी आज भी हाल में ये भी बहस हो रही है कि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ भी इसी तरह की कोई कार्रवाई या इसी तरह का कोई वर्डिक्ट आ सकता है। तो मुझे ऐसी उम्मीद नहीं है, कतन अदालत ऐसी गलती नहीं करेगी। जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो इंतहाई लच्चरपन का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो फिर भी इतना गिर जाएंगे कि, या इतने लच्चरपन में आगे चले जाएंगे कि वो शहबाज शरीफ के खिलाफ फैसला देंगे। तो यहाँ पर बहरहाल इस तरह का मामला होना नहीं चाहिए। जी एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या ये जो जजेस के फैसले आ रहे हैं और इतने एब्रप्ट फैसले आ रहे हैं और अचानक और इतने कंट्रोवर्शियल फैसले आ रहे हैं, क्या ये जजेस के अपने फैसले हैं या इज देयर अ लार्जर फोर्स बिहाइंड ऑल दिस केओस? देखिए, अपने अपने कुछ अरसे से हमारे यहाँ साथ साथ कुछ अरसे से, हाँ, हमारे वेस्टेड इंटरेस्ट जो हैं हमारे इदारों में वो बहुत ज्यादा पेनिट्रेट कर गए हैं। और फिर जो लाइंस है वो, और जो डायरेक्ट लाइंस भी और साइड्स भी, वो डिवाइड हो गई हुई हैं। ना सिर्फ डिवाइड हो गई हुई हैं, ड्रॉ हो गई हुई हैं। अब एक साइड जो है वो एक तरफ खड़ी होती है, पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रही होती है, दूसरी साइड इदारों में भी, तमाम इदारों में पोलराइजेशन है, सोसाइटी में भी तकसीम आपको नजर आती है, मीडिया में भी यही तकसीम आपको नजर आती है। तो ये कहीं ना कहीं कभी ना कभी हर 20-30 साल के बाद ये ट्रेंड जो है वो चेंज होता है। इसी तरह के ट्रेंड्स जो है इमर्ज होते हैं, फिर वो डाइट डाउन होते हैं, वो फेड हो जाते हैं और वो खत्म हो जाते हैं। तो आजकल भी ट्रेंड है फैशन की सूरत में हमें नजर आता है कि ये जो पोलराइजेशन है, कुछ इदारों में लोग एक तरफ खड़े हैं और कुछ दूसरी तरफ खड़े हुए हैं। तो ये बेसिकली अपनी अपनी साइड को सपोर्ट करते हैं। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। हालांकि इदारों को कानून और आयन के साथ खड़ा होना चाहिए, कानून और आयन के मुताबिक फैसले देने चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ पिछले कुछ अरसे से तो ऐसा नहीं हो रहा है। पहले हम देखते थे कि एस्टेब्लिशमेंट अदालत को इस्तेमाल करती थी सियासतदानों को घर भेजने के लिए और सियासतदानों की को कला कमा करने के लिए, खास तौर पर जो पॉपुलर लीडरशिप थी उसके खात्मे के लिए, उसको एलिमिनेट करने के लिए अदालत का सहारा लिया जाता था, और टू सम एक्सटेंट अभी भी लिया जाता है। लेकिन अब उस तरह से मामला आगे बढ़ गया हुआ है कि चूंकि एक तरह से कोई 10-15 साल इमरान खान साहब को एक लार्जर देन लाइफ दिखाया गया और उनको इस मुल्क का बहुत महान देवता और बहुत महान लीडर दिखाया गया। तो उसकी वजह से भी जिन लोगों को ये यकीन नहीं था कि इमरान खान साहब एक बड़े लीडर हैं, बहुत पारसा लीडर हैं, बड़े ईमानदार लीडर हैं या कोई महान हस्ती हैं, उनको भी जब बार बार हैमरिंग इस बात की गई कि वो एक बड़े आदमी हैं, तो उनको भी यकीन आ गया
अब वो विड्रॉ करने के लिए तैयार नहीं है अपनी पोजीशन से। तो ये भी एक वजह है कि हमें वो तमाम लोग जो है तमाम इदारों में जो आला मनासिब पर फायज हैं, वो अपनी अपनी साइड लेते नजर आ रहे हैं। और फिर ये भी हुआ है कि हमने कुछ देखा कि हमारे यहाँ जो ओहदे हैं, कुछ ओहदे हैं, वो इदारों से, मुल्क से, कानून से और आइन से बड़े हैं। ये भी हमारे यहाँ बड़ी बदकिस्मती है और ये किसी मुल्क की पसमानदगी की सबसे बड़ी अलामत है कि आप ये देखिए कि पहले आर्मी चीफ की तैनाती के सिलसिले में तमाम जो पॉलिसीज बनती रहीं, तमाम मुल्क के सियासी हालात ऊपर नीचे होते रहे, तमाम अदालती और इंसाफ का निज़ाम ऊपर नीचे होता रहा, तमाम सोसाइटल और जो 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 डिवाइड थी या बहुत बड़े बड़े इंसिडेंट्स जो होते वो पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंसिडेंट्स, पॉलिटिकल जो क्या कहेंगे, पॉलिटिकल इवेंट्स इस तरह से होते रहे कि वो आर्मी चीफ की तैनाती को शेप करें या इन्फ्लुएंस करें किसी न किसी तरह से। इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च कर लिया रुकवाने के लिए, तो लेकिन आर्मी चीफ की तैनाती होगी और इसी तरह से एक्सटेंशन के लिए भी बहुत सारी चीजें होती रहीं। जनरल बाजवा की खुद भी इंटरेस्टेड थे, तो मैं तो 1 डेढ़ साल से कह रहा हूँ कि वो इंटरेस्टेड हैं और एक्सटेंशन लेंगे और वो फिर लेना भी चाहते थे। तो फिर अब ये सिलसिला हो गया कि सितंबर में चीफ ऑफ जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने चेंज होना है। तो अब जो लड़ाई लड़ी जा रही है नए चीफ जस्टिस के लिए, तो उससे पहले जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब अपने जाने से पहले पहले इमरान खान साहब को इलेक्शन देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी मर्जी की हुकूमत आए मरकज में, वफाक में, और उनकी मर्जी यही है कि इमरान खान साहब हुकूमत में आए। इसीलिए उन्होंने 63A का ऐसा फैसला किया जो खिलाफ आइन था, खिलाफ कानून था, और जिसकी वजह से तमाम मुआशी और सियासी बर्बादी इस वक्त जो मुल्क में आप देख रहे हैं वो उसी जस्टिस उमर अता बंदयाल और उनके साथी जजेस के 63A के गलत फैसले की बदौलत है। और बदकिस्मती ये है कि हम जजेस को सवाल नहीं करते। और टू सम एक्सटेंट मैं इस बात से भी इत्तेफाक करता हूँ कि हम एस्टेब्लिशमेंट को, फौज को भी कटहरे में खड़ा कर देते हैं और सियासतदानों को भी कटहरे में खड़ा करते हैं, और ये रूटीन में होता है। ब्यूरोक्रेसी पर भी कभी ना कभी तनकीद हो जाती है, लेकिन जजेस जिनके फैसलों से मुल्क तरक्की करता है या मुल्क तबाह हो जाता है, उन पे हम क्वेश्चन नहीं उठाते, उनकी हम बात ही नहीं करते हैं। तो हमें उस पर भी बात करनी चाहिए। 4-3 का फैसला था, ये 3-2 का फैसला था। जब ये आपने जब बात की डिसीजंस की, एंड हाउ डिसीजन ऑफ द जुडिशरी शेप द कंट्रीज ओवरऑल प्रोग्रेस, तो ये फैसला आपकी नजर में 4-3 का था या 3-2 का था? इस पे बहुत डिबेट चल रही है, हर साइड अपने अपनी आर्गुमेंट्स पेश कर रही है। तो अकॉर्डिंग टू यू नहीं 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 नहीं, बिल्कुल आर्गुमेंट, मैं ऐसे आर्गुमेंट्स को नहीं मानता। मैं बल्कि ये भी कहूंगा कि आपको कानून को साथ साथ समझने के लिए आपको लॉयर होना कोई ज्यादा जरूरी नहीं है कि आप लॉयर ही होंगे तो फिर ही आप कमेंट कर सकते हैं या फिर ही आप कानून को समझ सकते हैं। आपसे मुतालबा किया गया कि भाई आप ना हो उस बेंच में, या ये कि आप तमाम साथी जजेस को, बड़ी माकूल ये जो ख्वाहिश थी या मुतालबा था, लेकिन उसको भी जस्टिस उमर अता बंदयाल ने एंटरटेन नहीं किया। तो ये 4-3 का ही फैसला था। तमाम जो बाकी जजेस थे, जस्टिस मंसूर अली शाह या अदर मिनल्ला साहब, जस्टिस बंदो खेल साहब, या अफरीदी साहब, इन तमाम ने अपने अपने जो फैसले हैं वो इशू भी किए हैं। आप उसको इख्तलाफी नोट कह दें या कुछ भी कह दें, जस्टिस अदर मिनल्ला ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि भाई मैंने तो रिक्यूज किया ही नहीं था, मैं तो बेंच का हिस्सा था। तो फिर जैसे, और फिर एजाजुल एहसन को उन्होंने फिर शामिल कर लिया जो पहले रिक्यूज कर गए थे और खुद से किया था। तो देखें ये तो इंतहाई मैं कहूँगा अखलाकी दिवालियापन है। और उन्होंने अपने इदारे का भी तबस्सुर उड़ाया है जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने। और मैं समझता हूँ कि जो साकिब निसार साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट का अदालती और निज़ाम का या निज़ाम इंसाफ का सत्यानाश करने का सफर शुरू किया था, जो उन्होंने दरियाबुर्द किया था निज़ाम इंसाफ पाकिस्तान का, तो उसको फिर जस्टिस खोसा ने भी सम एक्सटेंट उसको आगे बढ़ाया, जस्टिस गुलजार ने भी आगे बढ़ाया, और फिर उसकी इंतहा जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के दौर में देखने में आ रही है। और मैं समझता हूँ कि ये निज़ाम इंसाफ के लिए भी बदतरीन दौर है। अच्छा सर, ये मुझे एक बात बताइएगा। प्रेजेंट जो डेडलॉक है, आपकी अभी रिसेंटली जो इंटरव्यूज हुए, आपने बात भी की है, जाहिर सी बात है आप सारी चीजों में आपकी एक नजर भी है, आप अपने
तौर पर भी एक एनालिसिस आपका है। तो अभी आपके एनालिसिस के मुताबिक, कंसिडरिंग द इंटरव्यूज यू डिड विद फॉर्मर सीओएस, क्या प्रेजेंटली एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है या देयर आर स्टिल स्टेक्स इन्वॉल्व? देखिए फ्रैंकली एस्टेब्लिशमेंट तो कभी भी न्यूट्रल उस तरह से नहीं होगी। अभी तो बिल्कुल भी नहीं है, ना अभी है, ना हो सकती है, ना थी, ना ही अब मैं माजी अब जो मुस्तकबिल करीब में उसको न्यूट्रल देखता हूँ। उसकी बहुत सारी वजह है। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि उनके पास इतनी ज्यादा इंक्रोच्ड स्पेस है कि किसी दूसरे इदारे के पास नहीं है, और उसकी बहुत सारी रीजंस है। उसकी रीजन उनकी अपनी ख्वाहिश भी है कि इख्तियार और वसाइल उनके पास होने चाहिए, और जो भी इदारा ताकतवर होता है वो डेफिनेटली, मैं भी अगर ताकतवर होऊंगा तो मैं भी अपने इख्तियार और वसाइल को बढ़ाता चला जाऊंगा। दूसरी रीजन ये भी है कि हमारे सिविलियन जो है वो काम करने के लिए तैयार नहीं है। आप देख लें कि अभी जो करंट आर्मी चीफ है वो मुसलसल कह रहे हैं कि वो उनको पैगामात भेजे जा रहे हैं। इमरान खान साहब मेरे जाती इल्म में है कि उन्होंने रिटायर्ड अफसरों के जरिए भी उनको अप्रोच किया है, लेकिन उन्होंने जवाब दे दिया, वो उनसे मिलना नहीं चाह रहे हैं। और पीटीआई का मौक़िफ़ है ही ये कि हमने तो बात ही उन्हीं से करनी है, आर्मी चीफ से करनी है, फौज से करनी है, उनके अलावा किसी से बात ही नहीं करनी। तो सियासी जो सिविलियन सियासी लीडरशिप है वो इतनी ज्यादा मैसी है, इतनी निकम्मी है, और इतनी सेल्फ सेंटर्ड है, और इतनी रवायात से आ रही है कि वो भी कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, और वो कुछ करने के काबिल भी नहीं है कि वो अपनी ना तो रिट रीइंस्टेट कर सकती है, ना रिट क्लेम कर सकती है, ना अपने जो सिस्टम है उनका जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसको रिक्लेम करने की पोजीशन में है, उसमें रिफॉर्म्स लाने की पोजीशन में भी नहीं है, छोटी सी भी डिलीवरेंस देने की पोजीशन में नहीं है। तो ये भी एक वजह है। दूसरी तरफ एक वजह ये भी, तीसरी वजह ये भी है कि भाई आपके जो अदरवाइज भी जो इदारे हैं पार्लियामेंट और सियासतदानों को छोड़ के भी जो ब्यूरोक्रेसी है वो उस पर भी कभी बात नहीं होती। जैसे मैंने पहले कहा कि अदलिया पर भी बात नहीं करते हैं। आपका निजाम इंसाफ देख लीजिए, वो कभी किसी को चलने ही नहीं देता है। कल आसिफ अली जरदारी भी कह रहे थे कि मैंने पैगाम भेजा चीफ जस्टिस को कि भाई आप वो स्टे ऑर्डर खत्म कर दें। आपको मैं आपको बताऊं कि जब ये चीनी कमीशन की रिपोर्ट आई, शुगर स्कैंडल की रिपोर्ट आई, साथ साथ 11 साल 11 साल कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का केस जो था शुगर माफिया के खिलाफ अदालत में पड़ा रहा, 11 साल से स्टे। आप अंदाजा करें कि इस मुल्क के साथ इस मुल्क की अदलिया कितना जुल्म करती है कि भाई कोई भी अच्छा वकील चला जाएगा किसी भी माफिया के अगेंस्ट तो उनको स्टे ऑर्डर मिल जाएगा। तो भाई इदारे, दूसरे इदारे, आप एस्टेब्लिशमेंट को भले आप ब्लेम कर ले, अभी भी तो सुप्रीम कोर्ट अपनी मर्जी से चीजें कर रही है ना, तो ये एस्टेब्लिशमेंट करवा रही है इनसे। तो आप एस्टेब्लिशमेंट, हाँ बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट करवाती रही है, लेकिन अभी जो लाहौर हाई कोर्ट कर रही है या सुप्रीम कोर्ट कर रही है वो बिल्कुल, मैं 100% वसूख के साथ ये बात कर रहा हूँ, एस्टेब्लिशमेंट का इसमें रत्ती बराबर भी हाथ नहीं है, या रत्ती बराबर भी उनका कोई अमल दखल नहीं है। जो भी निजाम इंसाफ का सत्यानाश किया जा रहा है वो अदलिया खुद कर रही है, अदालतें खुद कर रही हैं, जजेस अपनी मर्जी से कर रहे हैं और अपनी पसंद और नापसंद के मुताबिक कर रहे हैं। उनको कोई परवाह नहीं है कि आइन क्या कह रहा है, कानून क्या कह रहा है। वो आइन और कानून से मावरा फैसले किए जा रहे हैं, रवायात से मावरा फैसले किए जा रहे हैं। भाई फुल कोड बनाने के लिए जतन कर लिए तमाम वकला बिरादरी ने, मीडिया ने, अपोजिशन जमातों ने, लेकिन जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब टस से मस नहीं हुए, और एक ही तरह के फैसले, एक ही तरह का बेंच। ये देखिए, ये तो आप मजाक उड़ा रहे हैं पाकिस्तान का पूरी दुनिया में। अगर इलेक्शन नहीं होते विद इन 90 डेज, वो 90 डेज का फ्रेमवर्क। इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन आप मार्क माई वर्ड्स, इलेक्शन 2024 2023 में भी नहीं होंगे, और 2024 में भी शायद हो। ये मैं नवंबर में खबर दे चुका हूँ, नवंबर 2022 में मैं ये खबर दे चुका हूँ कि इलेक्शंस 2023 में नहीं होने। जाएगा मामला अगर इलेक्शन नहीं होते? क्या कह रहे हैं? क्या खाना जंगी नहीं हो जाएगी मुल्क में, क्योंकि इमरान खान साहब नहीं नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं होगा, बिल्कुल नहीं कुछ होगा। और देखिए, आइन के मुताबिक इलेक्शंस होने चाहिए, 90 दिन के अंदर होने चाहिए। हुकूमत की, पीटीएम की नाकामी है, वो इमरान खान को नहीं रोक सके असम्बलियां तोड़ने से, ये बहरहाल उनकी नाकामी है। एस्टेब्लिशमेंट भी चाहती थी कि असम्बलियां ना टूटे पंजाब और केपीके की, लेकिन उन्होंने तोड़ दी और वो तोड़ने में कामयाब हो गए।
इमरान खान साहब ने सबको नॉकआउट कर दिया, सबको उन्होंने स्मार्ट किया, आउटशाइन किया। ये उनका नो डाउट क्रेडिट है। उसकी वजह से उसकी वजह से मुआशी और सियासी अदम इस्तेहकाम आया, उसमें भी कोई शक नहीं है। और इमरान खान साहब का मकसद ही ये है कि वो सियासी अदम इस्तेहकाम बर्पा किए रखें। उसकी वजह ये है कि उनको लगता है कि अगर ये मैं किए रखूंगा तो ये हुकूमत डिलीवर नहीं कर पाएगी, और अगर कहीं पर सियासी इस्तेहकाम आ जाता है तो हुकूमत डिलीवर करने में कामयाब हो जाएगी। आइन की मंशा ये है, मैं समझता हूँ कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए और जरूर होने चाहिए। आपकी नाकामी एक तरफ, आपने जो हुकूमत ली वो एक तरफ मामला है। अब आपको आइन के मुताबिक तमाम मामला करने चाहिए। अदालत का 90 दिन में इलेक्शन करवाने का फैसला 100% दुरुस्त है, लेकिन जिस तरीके से फैसला किया गया, जिस तरीके से बेंच बनाया गया, इंतहाई गलत है। और वो भी खिलाफ आइन है, खिलाफ कानून है और खिलाफ रवायात है। तो बिल्कुल खाना जंगी नहीं होनी। और जिस तरह का मैस क्रिएट किया है इमरान खान साहब ने, आज जो भी माशी और सियासी हालात हैं, उसके अगर कोई वाहिद जिम्मेदार है तो वो इमरान खान साहब है।